Hello friends, after having a fair idea about how metal interacts with water, now we have to see how metal actually reacts with the acids. Okay, so in this chapter we are gonna learn that how the metals are gonna react with the mineral acids, or specifically I can say dilute mineral acid. Okay, now you see, whenever someone says that metals interact with the dilute mineral acid, what is the meaning of this thing? First try to learn. देखो क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं डायल्यूट मिनरल एसिड की ना, तो आपको यहां पर सिर्फ दो एसिड को इमेजिन करना है। कौन कौन से वो दो एसिड है? एक तो हो जाएगा आपका H2SO4 और दूसरा हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देयर इज वन मोर एसिड दैट इज HNO3। इसको अभी आपको इस टर्म का जब भी मैं यूज करूंगा डायल्यूट एसिड, दैट टू डायल्यूट मिनरल एसिड, जब भी मैं बोलूंगा ना, तो आपको बस ये दो इमेजिन करना है, दैट इज दी H2SO4 एंड दी HCl। HNO3 को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अब ये एक सवाल है, मैं इसका आंसर आगे लेक्चर में दे दूंगा। पहले बस इतना समझते हैं, ठीक है ना, कि भाई व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट मिनरल एसिड तो क्या होता है। देखो होता कुछ नहीं, एक सॉल्ट बन जाता है और ये ना हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट अकर्स एंड द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस अकर्स। क्लियरली, अब इसको एग्जांपल में देख लेते हैं। मान लो मेरे पास आपका देखो हीटिंग, मैंने आपका अलग अलग मेटल का एग्जांपल लिया। पहले केस में एल्यूमिनियम, दूसरे केस में जिंक और तीसरे केस में आपका मैग्नीशियम। तो तीनों के साथ मैंने H2SO4 को क्या कराया, रिएक्ट कराया। रिजल्ट आपके सामने में, तीनों ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को आपका रिलीज किया और क्या बनाया, अपना सल्फेट बनाया। क्लियर है? अब देखो ZnSO4, MgSO4, Al2SO4 थ्राइस, यहाँ पे ये क्या हुआ, 3 क्यों आया? क्योंकि एल्यूमिनियम का क्या है बताओ, वैलेंसी +3, तो ये इधर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लास 9 याद आ रहा है ना। तो ये Al2SO4 थ्राइस, ZnSO4, MgSO4, ये सब हमको बनता हुआ दिखता है whenever the metals like aluminium, zinc और magnesium reacts with the H2SO4। ठीक है, इसी को अगर मैं देखें HCl के साथ में क्या होता है, HCl के साथ भी सेम चीज है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Al अगेन +3, यहाँ देखो AlCl3, 2 है ZnCl2, 2 है MgCl2। क्लियर? यहां भी क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हो गया। क्लियर है? तो हाउ डज द मेटल्स रिएक्ट विथ मिनरल एसिड? तो पहली बात तो डाइल्यूट होगा वो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड में बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है, तो हमने क्या करना है, डाइल्यूट एसिड लेना है और यहां पे दो बातें करनी है, H2SO4 आपका HCl। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे एक बात देखो, whenever we are going to learn about the interaction of metals with any other metal or with the other, what you can say, these acid or with water, we have to consider the reactivity series always। क्यों ऐसा? देखो इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर जितने भी मेटल है, क्या मैंने कहा, इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल है ना, ये जब भी आपका रिएक्ट करेंगे किससे, किसी भी आपका डाइल्यूट मिनरल एसिड से ना, तो क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस दी हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? बस इतनी सी बात है, एक सिंपल लाइन में है। ठीक है? अच्छा, अब यहां पे एक बात समझना, देखो पोटेशियम हो गया और सोडियम, मैंने बताया था ना कि पोटेशियम और सोडियम भी क्या करते हैं, आपका रिएक्ट करते हैं। और हमने पढ़ा था वाटर के केस में, वाटर के केस में दोनों बदमाश, दैट इज आपका पोटेशियम और सोडियम, दे वर इवन रिएक्टिंग विथ द कोल्ड वाटर। कर रहे थे कि नहीं बताओ? अब जो मेटल कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी से भी रिएक्ट करने को रेडी है, इमेजिन अ सिचुएशन इफ यू विल गिव देम द ऑप्शन टू रिएक्ट विथ द डाइल्यूट मिनरल एसिड, क्या होगा बताओ? ब्लास्ट हो जाएगा, होगा ही। कोल्ड वाटर को नहीं छोड़ रहे, बताओ यहां क्या होने वाला है, यहां बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए ना इस रिएक्शन को हम नहीं करते। ओके बेटा, तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स है ना, दे इंटरैक्ट विथ डाइल्यूट मिनरल एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। बस हाँ, पोटेशियम और सोडियम का केस क्या है ना, ये बहुत ज्यादा हाईली आपका वायलेंट रिएक्शन कर देते हैं, हाईली आपका एक्सोथर्मिक है ना, इसलिए इसको हम परफॉर्म नहीं करते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बारी आती है किसकी, HNO3 की। इसके साथ क्या समस्या? देखो HNO3 के साथ समस्या कुछ नहीं है, होता क्या है ना, जैसे मान लो HNO3 के साथ में ना आप किसी भी मेटल का आप मान लो रिएक्शन कराते हो, तो होगा क्या, मान लो मैंने जिंक का ही कराया, ठीक है, तो होता ये है कि ना ये भी ना हाइड्रोजन गैस को लिबरेट तो करेगा ही, यहां भी आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। बट क्या होता है ना, HNO3 अपने आप में खुद क्या है, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? समथिंग दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो होता क्या है ना, HNO3 ऑक्सीजन देता है इस हाइड्रोजन को, और ये इसके साथ मिलकर बना लेता है क्या? वाटर। क्या बना लेता है? वाटर। इसीलिए हम HNO3 का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सप्लाई कर देता है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे आप इसका हालत देख सकते हो, हमने रिएक्ट कराया जड़न के साथ में HNO3 को, हमको क्या मिला? हाइड्रोजन तो मिली यहाँ पे, बट इसने क्या कि जो सप्लाइड ऑक्सीजन उसके मिलकर क्या बना लिया? H2O बना लिया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक बात, कैन बी ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस विथ डाइल्यूट HNO3 एवर? क्या इसका मतलब, क्या कभी नहीं कर सकते क्या HNO3 से रिएक्शन? सोच के देखो तो। बिल्कुल सही, नहीं कर सकते बोल रहे हो ना? गलत। यहां पे बात समझना, देखो जो HNO3 है ना, इससे हम कर सकते हैं, बट बस क्या करना पड़ेगा हमको ना, इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा। मतलब कितना डाइल्यूट मालूम? ओनली 1% होना चाहिए आपका HNO3, और 99% क्या होना चाहिए? 99% होना चाहिए आपका वाटर। और ऐसे केस में भी सिर्फ दो महान आपका मेटल हैं जो ऐसा करते हैं। पहला है आपका मैंगनीज और दूसरा है आपका मैग्नीशियम। ओके, सो ओनली मैंगनीज एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3 टू प्रोड्यूस व्हाट? टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गई किसकी बात? मेटल एंड आपका डाइल्यूट मिनरल एसिड की। वाटर के साथ हमने देख लिया था, अब देख लिया क्या? डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ भी। अब हमको समझना है कि मेटल जब किसी और मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है ना, तो क्या होता है। यहां भी आपको मैं सिंपल सी चीज बता देता हूं, क्या होता है देखो। यहां भी हमारी हेल्प करेगी कौन? यहां भी हमारी हेल्प करेगी आपका रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है ना। तो क्या होगा, हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा रिएक्टिव है हमेशा वही अपने से कम रिएक्टिव वाले मेटल को क्या करता है? रिप्लेस करता है, डिस्प्लेस करता है। हमने पढ़ रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस उसी को यहाँ पे ध्यान रखना है, वही थंब रूल है, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझ देता हूं आपको, देखो कॉपर वायर है, ये रिएक्ट कर रहा है आपका आयरन के सॉल्ट से, दैट इज आयरन सल्फेट FeSO4। तो क्या कोई रिएक्शन होगा? क्या नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों बताओ? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज को याद करो। रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आप देखोगे ना, तो देखो ये आपकी रिएक्टिविटी, आयरन कहां पर है देखो, और कॉपर कहां पे, दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ऑब्वियसली आयरन। तो कॉपर कभी भी आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए जो आयरन सल्फेट का जो कलर है लाइट ग्रीन, वो एज इट इज रहता है, यानी कि हमको कोई रिएक्शन होती नहीं दिखती है। ठीक बात है। आयरन नेल को अगर आप डालते हो किसमें? कॉपर सल्फेट में, जिसका कलर आपका ब्लू होता है ना, तो उसका जो ब्लू कलर है धीरे धीरे हमको दिखता है कि फेड हो रहा है, हल्का ना फीका पड़ रहा है उसका ब्लू कलर। क्यों? क्योंकि यहां पे आयरन क्या कर रहा है आपका? रिप्लेस कर रहा है किसको? कॉपर को। क्लियर? तो मेटल प्लेस्ड अबव इन रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसेस दोज बिलो फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। दिस इज द ओनली बेसिस ऑफ दिस थिंग, दैट इज द मेटल वर्सेस अदर मेटल सॉल्ट्स। ठीक है बेटा। तो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपकी हेल्प करने वाली, इसको एकदम ध्यान से आप लोग रखना। ठीक है। अच्छा, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। इसी के साथ में जो मेटलर्जी वाला पार्ट है मैंने उसको भी अलग से बना दिया है, वो भी प्रिपेयर्ड है, सब कुछ हो गया है। बेटा आपको करना क्या है, 10th बोर्ड का एग्जाम है ना, आप लोग का लास्ट बोर्ड एग्जाम है, आप लोगों को करना बस ये है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने। जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतना ज्यादा आपका ना कंफर्टेबल फील करोगे जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे। ठीक है ना। अभी देखो प्री बोर्ड आ रहे हैं, सबके दिमाग में एक आपका टेंशन होगा कि सर अभी हम लोग प्री बोर्ड में अचानक से कैसे तैयार करें, पूरा सिलेबस एक बार में कैसे पढ़ें। पढ़ना ही नहीं है, आपको क्या करना है पता है? आपको जहां भी आप जाते हो, जिस भी कोचिंग सेंटर में आप जा रहे हो या जिस भी स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो देखो अभी ना अगर स्कूल में ठीक से पढ़ाई हो भी नहीं रही, आप घर में बैठ के पढ़ाई करो। अब सेल्फ स्टडी का ये टाइम है, आपको करना क्या है, आपको बैठ के पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई इस तरीके से करनी है कि आपको प्लानिंग बनाना है कि भैया देखो मान लो मैंने आज फर्स्ट चैप्टर कर लिया, तो तुरंत ना फर्स्ट चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाओ, फर्स्ट चैप्टर से जितने क्वेश्चंस आए बोर्ड एग्जाम में फटाफट सॉल्व कर लो। फर्स्ट चैप्टर हो गया, फिर सेकंड चैप्टर उठाओ, जब सेकंड चैप्टर उठाओ तो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को भी एक बार आपका रिवाइज कर लो। रिवीजन में ना ज्यादा समय नहीं लगता, ये मिथ है कि रिवीजन बहुत सारा टाइम खा देता है, तो जब रिवाइज ही करते रह जाएंगे तो पढ़ेंगे कब, ऐसा होता है ना, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटा एक बात समझना, रिवीजन मतलब क्या होता है? रिवाइज, फिर से हमको बस देखना है उसको, रिविजिट, ये टर्म है बस। ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आपने कोई चीज एक बार बहुत मेहनत करके पढ़ ली, साल भर पढ़े हो बताओ, तो बस क्या करना है, उसको एक बार देखना है। हम बार बार नहीं देख रहे थे इसलिए आज फंस रहे हैं, कोई बात नहीं, मगर
अभी भी कोई कुछ नहीं बिगड़ा हुआ। आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो चैप्टर वाइज। ये देखो कि बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन यहां से उठे और उस टॉपिक को बस प्रिपेयर कर लो। देख लेना तुम्हारा बोर्ड ऐसे ही बहुत अच्छा चला जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? और अगर मेरी हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको लगता है कि मैं आपकी इस चीज में हेल्प करूं, मैं आपको रिवीजन करा दूं या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ही सॉल्व करा दूं, डू लेट मी नो, मुझे बताना, कमेंट में जरूर मेंशन करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ना ये चीज मैं डिलीवर करके खुद ही दे दूं। ओके, विश यू ऑल अ वेरी गुड लक।